जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इडोटेरिया के द्वारा आज यह नोट्स निकाला गया है। इडोटेरिया का यह नोट्स आपको तभी मिलेगा जब वो आप क्लास परचेज करेंगे। तो मैंने 73वीं बीपीएससी का क्लास परचेज किया है इडोटेरिया का, तो यह नोट्स उसी से डाउनलोड किया गया है। तो इस नोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे और यह आधुनिक भारत का नोट्स है। आधुनिक भारत से पहले प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का भी नोट्स है उपलब्ध, वह क्लास हो चुका है, उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी आधुनिक भारत से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आधुनिक भारत का क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो को अंत तक ज़रूर करें। अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर करें। यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आधुनिक भारत की शुरुआत तभी मानी जाती है जब मुगल काल का अंत होने लगता है और यूरोपीय एक कंपनी का जब आगमन होने लगता है, उसी जगह से आपका आधुनिक भारत की शुरुआत मानी जाती है। यहाँ कुछ बेसिक चीज़ें दी गई है, इसको पहले समझ लें, उसके बाद आगे समझने में आपको आसानी होगा। शताब्दी यानी कि सदी का अर्थ होता है 100 वर्ष। 1501 यदि हम लेंगे और 1600 ईस्वी तक यह 100 वर्ष हुआ, यानी इसको बोल सकते हैं शताब्दी, एक सदी। यहाँ पर आपका पूर्वार्ध है, इसका पूर्वार्ध का अर्थ होता है आरंभिक 50 वर्ष। यहाँ भी आपको दिया गया है, जैसे में यहाँ देखिए, जैसे 1501 से 1550 तक, यह आरंभिक 50 वर्ष को पूर्वार्ध कहते हैं। और उत्तरार्ध जो कि अंतिम का जो 50 वर्ष है, जैसे यहाँ 50 तक हुआ, उसके बाद 1551 से लेके 1600 ईस्वी तक, उसको बोलेंगे उत्तरार्ध। और दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, जैसे 1551 से यहाँ पर नहीं दिया गया, जैसे मान के चलिए, जैसे 1501 से 1500 आपका 10 तक, ये मतलब 10 वर्ष हुआ, तो आपका हो गया दशक। आगे, यूरोप के साथ भारत का व्यापारिक संबंध कैसा था? पहले यदि हम समझेंगे तो प्राचीन काल से ही यह व्यवस्था चली आ रही थी। यूरोप में पहले से ही व्यापारिक संबंध भारत के साथ था, क्योंकि यदि आप नक्शे देखेंगे तो ग्रीनलैंड के बाद इधर आपका पुर्तगाल, फिर से इसको बनाते हैं, यहाँ आपका ग्रीनलैंड हो गया। ग्रीनलैंड के बाद पुर्तगाल, स्पेन, इटली, उसके बाद आपका यहीं पर आ जाता है ब्रिटेन, जिसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। उसके बाद इसी जगह से फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, और एक नीचे अलग है, और यहाँ पर आ जाता है भारत। यहाँ पर अपना हो जाता है भारत, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। तो यह जो प्रदेश है, यह ठंडा प्रदेश माना जाता था। तो यहाँ से भारत के साथ व्यापारिक संबंध पहले से यहाँ से ही होता था। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरमुंज बंदरगाह, इस जगह से व्यापारिक संबंध होते रहता था। ये लाल सागर है और इधर भूमध्य सागर, पढ़े होंगे आप, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाला एक संधि भी है। तो ये फारस के खाड़ी के साथ यहाँ से व्यापार होता था, लेकिन बाद में इसको बंद किया गया। बंद कैसे हुआ और आखिर में भारत को बाद में खोजा गया कि यहाँ से व्यापार होता था, मसाला वहाँ से आता था। भारत का मसाला यहाँ के व्यक्तियों को बड़ा पसंद आता था, क्योंकि यहाँ पर ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश में चाहिए गर्म रहने के लिए,
तो भारत का मसाला गर्म क्षेत्र का और यहाँ पर आके सभी को पसंद होता था। तो यही कहानी है। तो आगे समझते हैं इस बात को कि फारस एवं इटली के मध्य से यूरोपीय व्यापार भारतीय वस्तु भेजी जाती थी। मैंने आपको बताया कि यहाँ से यहाँ तक भेजी जाती थी। 15वीं सदी 15वीं सदी का मतलब आप बता दिए कि शुरुआत से आपका 1501 से लेकर सदी बोले तो एक 1500 से लेकर 1600 मतलब 100 वर्ष तक। 15वीं सदी के पूर्वार्ध मतलब शुरुआत का पूर्वार्ध में भारत से यूरोपीय व्यापार पर तुर्की एवं अरब का अधिकार स्थापित था। यहाँ पर तुर्की और अरब का व्यापारिक स्थापित था। 1453 में तुर्की ने व्यापारिक मार्ग के कस्तूतिनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे प्राचीन व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। यहाँ पर तुर्की ने व्यापारिक जो मार्ग था ये आपका हरमुज, इसको बंद कर दिया गया और यहाँ से जो खाड़ी था यहाँ से भी जो व्यापार होता था ये भी धीरे धीरे बंद हो गया। बंद होने के बाद यूरोप में भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र की वस्तुएं की भारी मांग थी। बताया कि यहाँ पर यूरोप में आपका भारी मांग था क्योंकि ठंडा प्रदेश था। अतः यूरोपीय से भारत के लिए नई व्यापारिक मार्ग की खोज हुई। जब बंद किया गया तो भारत को खोजने का प्रयास किया गया कि आखिर भारत इस पूरे पृथ्वी पर किस जगह है जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। यूरोपीय लोग ये खोजने के लिए प्रयास किया। तभी व्यापार के लिए दो रास्ते थे उस समय। व्यापार के लिए दो रास्ते थे, स्थलीय मार्ग भारत से अरब के रास्ते और जलीय मार्ग। स्थलीय मार्ग यहाँ से व्यापार होता था और जलीय मार्ग फारस की खाड़ी एवं हरमुज बंदरगाह मार्ग से। फारस की खाड़ी आपको यहाँ पर पता होगा, ये फारस की खाड़ी और हरमुज बंदरगाह यहाँ से व्यापार होता था। और अदन की खाड़ी एवं लाल सागर के मार्ग से ये जैसे यहाँ पर भारत है, यहाँ से व्यापार करते करते यह अदन की खाड़ी से यहाँ पर यूरोप में भी व्यापार किया जाता था। तो जल मार्ग से 3 रास्ते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन स्थलीय मार्ग से एक था, भारत के अरब के रास्ते थे। यह धीरे धीरे अधिकार तुर्की और उत्तराधिकार के तौर पर जब कस्तूतुनिया पर अधिकार कर लिया तो यह रास्ता भी बंद हो गया। 15वीं सदी के पूर्वार्ध 15वीं सदी के पूर्वार्ध का अर्थ कि आपको बताएं कि शुरुआत का अर्थ जो होता है पूर्वार्ध कहलाता। तो भारत से यूरोपीय व्यापार पर तुर्की एवं अरब का अधिकार स्थापित था। 1453 में तुर्की ने व्यापार मार्ग के कस्तूतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिससे प्राचीन व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया। अभी आपको जस्ट बताया कि 1453 में ही तुर्की ने कस्तूतुनिया पर अधिकार कर लिया, जिसके बाद व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। भारत की खोज नए रास्ते, जब व्यापारिक मार्ग बंद हो गए तो उसी समय यूरोपीय वासी भारत की ओर कूच करने के लिए नए रास्ता की खोज करने लगे। इसीलिए बोला जाता है भारत की खोज की गई। 1453 में तुर्की द्वारा कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ और भारतीय वस्तुओं मसाला, सूती, रेशम का अत्यधिक मांग था। उस समय अत्यधिक मांग था। यूरोपीय पुनर्जागरण के कारण आर्थिक विकास का होड़ हुआ। जब यूरोपीय में पुनर्जागरण स्थापित हुआ तो उस समय यूरोपीय जैसे आपका पुर्तगाल, स्पेन, इटली, फ्रांस,
यूनाइटेड किंगडम, ये सभी के बीच में आपस में होड़बाजी लगने लगा कि आगे हम बढ़े कि हम आगे बढ़े। तो आर्थिक विकास के लिए सभी में होड़बाजी होने लगा। होड़बाजी करने का मतलब आपका देहाती भाषा हुआ कि हम आगे बढ़े कि वह आगे बढ़ेगा। इस तरह से व्यापार के मामले में और नए आधुनिक तौर पर यह विकास के तौर पर, आर्थिक विकास के तौर पर इसके बीच में होड़ होने लगा। पुर्तगाल एवं स्पेन के शासन द्वारा समुद्री खोज में रुचि लेने लगा। पुर्तगाल यहाँ पर पड़ता है और स्पेन यहाँ पर पड़ता है। यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम है, इधर इटली है। इधर आपका नीचे अफ्रीका का भाग हो गया, फिर इधर आपका इधर नीचे यहाँ फिर से देख लेते हैं। यहाँ आपका पुर्तगाल हो गया, यहाँ स्पेन हो गया, यहाँ इटली हो गया, यहाँ यूनाइटेड किंगडम, यहाँ अफ्रीका का भाग, फिर इधर अरब देश हो गया, फिर यहाँ पर भारत का इलाका हो गया। तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों के द्वारा नए रास्ते की, अलग अलग रास्ते, समुद्री रास्ते की खोज उस जमाने में दोनों के बीच होड़ चलने लगा कि हम यह रास्ता खोजेंगे या तुम यह रास्ता खोजोगे। और उस जमाने में कंपास जैसे यंत्र की खोज समुद्री यात्रा को सुलभ बनाया। उसी समय कंपास जैसे यंत्र की खोज हुई जिससे समुद्री यात्रा को समझने में आसानी मिले। पुर्तगाल एवं स्पेन के शासन द्वारा समुद्र खोज में रुचि लेने लगा। पुर्तगाल और स्पेन के द्वारा समुद्र खोज में रुचि होने लगे। 3G की चाहत, और यहाँ के लोगों के बीच 3G की चाहत की प्रतिष्ठा हुई। कहने का मतलब 3G का मतलब गॉड यानी कि इस्लाम का प्रचार, और व्यापारिक इच्छा यानी गोल्ड, और ग्लोरी मतलब प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए ये 3G की चाहत सभी के बीच में होड़ लगने लगे। भारत की खोज का प्रारंभिक प्रयास। पुर्तगाल के शासन डॉन हेनरीस समुद्री भौगोलिक खोज में विशेष रुचि लेता था। पुर्तगाल का शासक था डॉन हेनरीस, जो समुद्री भौगोलिक खोज में वह रुचि ज़्यादा लेता था, जिसके कारण इसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है डॉन हेनरीस को, क्योंकि यह समुद्री मार्ग की खोज में ज़्यादा रुचि लेते थे। भारत की खोज का प्रारंभिक प्रयास बार्थोलोमियो के द्वारा किया गया। बार्थोलोमियो डियास ने 1487 में किया। वह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहुंचे एवं सफल रहा। अफ्रीका महाद्वीप, यह आपका अफ्रीका महाद्वीप हुआ। यहाँ पर आपको बताएं पुर्तगाल, स्पेन, और यहाँ पर अपना भारत हो गया। तो उस समय यह रास्ता तो बंद हो गया था। यह रास्ता व्यापार का जब बंद हो गया तो नए रास्ता के लिए दोनों के बीच होड़ लगा। दोनों के बीच नए रास्ता का होड़ लगा तो यहाँ से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था बार्थोलोमियोस डियास, जो 1487 में, और वह अफ्रीका महाद्वीप के पास पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? अफ्रीका महाद्वीप के पास पहुंचा। उसने उस छोर को तूफानी अंतरिक्ष कॉप ऑफ गॉड होप नाम दिया, लेकिन वहीं से उसे वापस लौटना पड़ा। फिर वह पुनः क्या हो गया? वापस लौट गया। स्पेन ने भारत की खोज के लिए कोलंबस को भेजा। उसने पश्चिमी रास्ते से भारत पहुंचने का प्रयास किया। इस क्रम में 1492 में उसने वेस्ट इंडिया तथा
अमेरिका की खोज की। यहाँ पर आपका पुर्तगाल हो गया, यहाँ आपका स्पेन हो गया, यह अफ्रीका हो गया, यह अमेरिका हो गया आपका ये आपका दक्षिणी और उत्तरी, इधर भारत का इलाका हो गया। तो स्पेन ने भी भारत की खोज के लिए कोलंबस को भेजा था। स्पेन यहाँ पर आपका हो गया पुर्तगाल और ये आपका हो गया स्पेन। तो स्पेन ने भी इस भारत की खोज के लिए भेजा था, किसको? कोलंबस को। लेकिन वह रास्ते से भटक कर आ गया और उस समय यह पूर्वी इलाके में नहीं आके पश्चिमी इलाके की तरफ चल गया। पश्चिमी इलाके की तरफ गया तो वहाँ पर 1492 में उसने वेस्ट इंडिया और अमेरिका के खोज किया। यहाँ कुछ चीजें नोट में दिए गए हैं कि 1487 में वार्थोलियोस डियास अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी छोर पर पहुंचा था, जस्ट अभी आपको हमने बताया। और 1492 में कोलंबस ने वेस्ट इंडिया तथा अमेरिका का खोज किया। और 1494 में पुर्तगाल तथा स्पेन के बीच तदोस सेलम की संधि हुई। अब यह संधि क्या है अभी हम आपको जस्ट तुरंत बता रहे हैं। 8 जुलाई 1497 मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए भेजा। भारत की खोज के लिए 1497 में भेजा 8 जुलाई। किसको? वास्को डी गामा को, जिसने सफलतापूर्वक प्राप्त किया भारत को नया रास्ता खोज के लिए। और 20 मई 17 मई भी बोला जाता 1498 में वास्को डी गामा भारत के केरल के कालीकट के कप्पाकावुड बंदरगाह पर पहुंचा। कौन सा बंदरगाह? कप्पाकांडुब बंदरगाह। अब नए भौगोलिक क्षेत्र के लिए खोज के क्रम में पुर्तगाल तथा स्पेन के मध्य तनाव उत्पन्न हुआ। अतः 1494 में दोनों के बीच तदोसेलाज की संधि हुई। जस्ट आपको वहां पर भी मिला था इधर, लेकिन अभी यह है संधि क्या, समझिए बात को। यह पुर्तगाल हो गया, यह स्पेन हो गया। पुर्तगाल भी समुद्री रास्ते की खोज के लिए प्रसिद्ध था और स्पेन भी था। तो पुर्तगाल पूर्वी रास्ते की तरफ ज़्यादा खोज करता था और स्पेन पश्चिमी रास्ते की तरफ ज़्यादा खोज करता था। तो दोनों के बीच एक संधि हुई, तदेसेलाज की संधि, जो 1494 में। इस संधि में यही प्रस्तावित हुआ कि पुर्तगाल पूर्वी भाग की तरफ खोज करेगा और स्पेन पश्चिमी भाग की तरफ खोज करेगा। बीच में एक रास्ता काल्पनिक रेखा बनाया गया, इसी को संधि को बोला जाता है तदेसेलाज की संधि 1494। बात समझ में आ गया? संधि के तहत अटलांटिक महासागर के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई। यही जो आपको हमने बताया कि अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींची गई। इस रेखा के पूर्वी भाग की खोज का अधिकार पुर्तगाल को, पूर्वी भाग की खोज का अधिकार पुर्तगाल को दिया गया और पश्चिमी भाग की खोज का अधिकार स्पेन को दिया। पश्चिमी भाग में स्पेन को अधिकार दिया गया, पूर्वी भाग में पुर्तगाल को अधिकार दिया गया। वास्को डी गामा का भारत यात्रा। जब यह खोज का डिसाइड हो गया कि पूर्वी भाग में पुर्तगाल खोज करेंगे और पश्चिमी भाग में स्पेन खोज करेंगे, तब वास्को डी गामा का आगमन हुआ और पुर्तगाल के शासन मैनुअल प्रथम ने वास्को डी गामा को भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 को भेजा। मैनुअल प्रथम पुर्तगाल का शासक था, राजा था उस जमाने का, जो वास्को डी गामा को भारत के खोज के लिए भेजा 8 जुलाई 1497 में।
अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर उसे एक गुजराती व्यापारी अब्दुल जामिद का सहयोग मिला, जिसकी सहायता से वह 20 मई या 17 मई कहीं कहीं लिखा रहता है को भारत के केरल के कालीकट के कंपकाडूब बंदरगाह पर पहुंचा। अफ्रीका यहाँ पर है, आपका यहाँ पुर्तगाल स्पेन हो गया, फिर यहाँ भारत हो गया। तो व्यापारिक मार्ग यहाँ तक तो स्थापित था, सभी जानते थे, व्यापार तो यहाँ से पहले भी होता था, लेकिन रास्ते जब बंद हो गए तो पहले एक व्यक्ति आपको बताए थे कि पहले अफ्रीका आया था खोजने के लिए, यहाँ तक रास्ता जान रहा था कि अफ्रीका कोई देश है। उसके बाद जब वास्को डी गामा आया तो वास्को डी गामा यहाँ तक आसानी से आ गया, लेकिन यहाँ पर ही उसको एक गुजराती व्यापारी मिला जो भारत के बारे में बताया कि भारत आखिर यहाँ से किस तरीका से आपको जाना है। तो अब्दुल माजिद का सहयोग मिला, जो कौन था, गुजराती व्यापारी था, तभी जाकर केरल के कालीकट तक पहुंचा कौन, वास्को डी गामा कंपकाडूब बंदरगाह पर। 17 मई कहीं कहीं लिखा रहेगा, कहीं 20 मई लिखा रहेगा, लेकिन 1498 में। इस प्रकार वास्को डी गामा ने भारत के लिए यूरोपियों ने नए समुद्री मार्ग की खोज की, इसके कारण उसे भारत का खोजकर्ता कहा जाता। इसीलिए भारत का इसे खोजकर्ता कहा जाता है, क्योंकि नए रास्ता का वास्को डी गामा ने रास्ता खोजा। 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज व 170 लोगों की टीम लेकर वास्को डी गामा निकला। वह 20 मई 1498 को भारत पहुंचा। जब वह 8 जुलाई 1497 को 4 जहाज के साथ अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन और भारत, यहाँ से 4 जहाज लेकर आए कौन, 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा, और 170 लोगों की टीम के साथ आए। 170 लोग, साथ में कितने लोग थे शामिल, 170 लोग थे, अकेले नहीं आए थे, 170 लोग के साथ आए, तभी जाकर पहुंच पाए केरल के कालीट तक 20 मई 1498। उसे अपने साथ ले गए भारतीय वस्तुओं को बेचकर 60 गुना मुनाफा प्राप्त हुआ। वह पुर्तगाल की राजधानी विल्सन यूरोपीय व्यापार का केंद्र बना। जब पुनः भारत से पुनः जब वह वस्तुओं को बेचने के लिए लेके गया पुर्तगाल, तो यहाँ की राजधानी विल्सन में व्यापारिक केंद्र स्थापित था। तो जब यहाँ से कोई 1 रुपया का सामान लेके आया तो इसे यहाँ पर 60 रुपए में बेचा गया, लेकिन 60 गुना मुनाफा कमाया। तो इस बीच और होड़बाजी हो गया स्पेन के बीच, और भी जो भी व्यापारिक के तौर पर जो भी भारत को जान रहे थे उसके बीच और होड़बाजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की वस्तुएं यूरोपीय में बेचने पर ज़्यादा मुनाफा हो रहा है और यहाँ के लोगों को भी यह चीज़ पसंद आ रही है। यही चीज़ कारण बना जब अलग अलग देशों ने भारत में अपनी कंपनी स्थापित की। जैसे यूरोपीय कंपनी की स्थापना का क्रम यदि पूछे, भारत में आगमन का क्रम अलग है और कंपनी की स्थापना अलग है। कंपनी की स्थापना हुआ कि उस देश में कंपनी किस ईस्वी में स्थापित हुआ, किस ईस्वी में कंपनी को बनाया गया, लेकिन वह भारत कब आया तो दोनों में अंतर होगा, क्योंकि बनाया गया 1498 में पुर्तगाल में कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, लेकिन भारत आया 1498 में ही, मतलब तुरंत आ गया। कुछ मतलब एक ही वर्ष के अंतराल में आ गया। एक ही वर्ष में ब्रिटेन 1600 ईस्वी में बना,
ब्रिटेन की कंपनी कितने ईस्वी में बनी? 1600 ईस्वी में। लेकिन भारत में इसका जो आगमन हुआ था 1608 ईस्वी में। ध्यान से आप इस बात को समझिएगा कि ब्रिटेन कंपनी, जो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन में बनी वह 1600 ईस्वी में बनी, लेकिन वह ब्रिटेन की कंपनी भारत में जो आए वह भारत में आए थे 1608 ईस्वी में आए थे। जब पहले शुरुआत में जब पुर्तगाल के द्वारा खोजा गया था भारत के लिए नया रास्ता, इसीलिए यह 1498 में ही व्यापार स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन ब्रिटेन को कुछ वर्षों के बाद पता चला और कंपनी भी स्थापित हुआ 1600 ईस्वी में, इसीलिए 1608 ईस्वी में यह भारत में आया। बात को समझे। फिर डच 1602 ईस्वी में बना कंपनी, लेकिन यह 1605 ईस्वी में भारत आया। डेनिश 1616 में आया और डेनिश कंपनी बनी 1616 में और डेनिश भारत में आगमन हुआ 1620 ईस्वी में। फ्रांस की कंपनी बनी 1664 में और फ्रांस की कंपनी भारत में आई 1667 या 68 ईस्वी में भारत में आगमन हुआ। पहली फैक्ट्री की स्थापना भारत में किस कंपनी ने किस जगह पर पहली फैक्ट्री बनाई? तो पुर्तगाल में कोचीन में, पता है कि कोचीन के केरल के कालीकट पर पुर्तगाल पहले पहुंचा, तो वहीं पर अपना पहली फैक्ट्री बनाया। कितने ईस्वी में? 1503 में आया। देख, बना 1498 में, आया भी 1498, लेकिन कंपनी कब बनाया? पहले तो व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन वहां पर फैक्ट्री कब बनाया? कंपनी तो बना दिया 1498, आ भी गया 1498, लेकिन फैक्ट्री कब बनाया? फैक्ट्री बनाया आपका 1503 में। कहाँ पर? कोचीन में, जो कि केरल पर पड़ता है। फिर डच कंपनी वाला 1602 में और डच आया 1505 में, लेकिन डच 1505 में और 1505 में ही आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और मछलीपट्टनम भी बोला जाता है, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में इन्होंने कंपनी स्थापित किया। ब्रिटेन कब आया? ब्रिटेन बनाया कंपनी 1600 में, आया भारत 1608 में। कंपनी कब स्थापित किया? सूरत में 1608 ईस्वी में ही स्थापित किया। डेनिश कब आया? 1616 में कंपनी बनाया, आया 1620 में और 1620 में ही ट्रेकोबार तमिलनाडु में अपनी कंपनी स्थापित की। फ्रांस आया 1664 में कंपनी बनाया, 1667 या 68 में इन्होंने भारत में आगमन किया और सूरत में ही 1667-68 में गुजरात में एक कंपनी यानी कि फैक्ट्री स्थापित किया भारत में। यहाँ पर वही क्रम है, बस शासक आपको यहाँ पर उस जमाने में जब भारत आए थे कंपनी, तो कौन सा शासक था? तो पुर्तगाल स्थापना कंपनी का 1498 में हुआ। तो उस समय भारत का शासक था सिकंदर लोदी। जिस समय वह कंपनी बना पुर्तगाल में, तो उस समय सिकंदर लोदी था शासक। अब भारत आया 1498 में ही, और जब आया था 1498 में, जब बना भी था 1498 में कंपनी, सिकंदर लोदी ही शासक होगा। तो यहाँ पर भी सिकंदर लोदी का ही शासक था। और फैक्ट्री तो हमने बताया कि कोचीन केरल के कालीकट पर 1503 में स्थापित किया। ब्रिटेन कंपनी बना 1600 में, और जब कंपनी बन रहा था उस समय अकबर राजा था भारत में, और कंपनी भारत में आया 1608 में। देखिए 1600 में अकबर का राजा था, अकबर राज करता था। कहाँ पर? भारत में। बना कहाँ पर कंपनी? ब्रिटेन में 1600 में। लेकिन उस जमाने में जब कंपनी ब्रिटेन में बन रहा था,
जहाँ पर ब्रिटेन में कंपनी बन रहा था, भारत में जो राज कर रहा था वो कौन कर रहा था? अकबर कर रहा था। लेकिन 1608 में जब कंपनी भारत आ गया, ब्रिटेन कंपनी जब भारत आया तो वहाँ पर राजा बदल गया था, राजा चेंज हो गया था। तो राजा कौन सा था? जहांगीर राजा था। 1608 में राजा कौन था? जहांगीर था। और इन्होंने कहाँ पर कंपनी बनाई? सूरत में, गुजरात में 1608 में कंपनी बनाई। डच 1602 में डच में कंपनी बनी और उस समय अकबर राजा था और 1505 में यह भारत आए। अकबर ही उस समय राजा हुआ करता था। जब कंपनी बनी उस समय भी अकबर राज कर रहे थे और जब भारत आए उस समय भी अकबर ही राजा थे। यहाँ पर कंपनी का स्थापना है। यहाँ पर आपका कौन सा शासक है जिस समय कंपनी स्थापना हुई? अब भारत जब कंपनी आई तो उस समय भारत में कौन शासक करता था? और यहाँ पर आपका जो फैक्ट्री कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। अभी बात को आप समझ रहे हैं। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में डच ने यह कंपनी स्थापित की, एक फैक्ट्री बनाई भारत में। डेनिस जो 1616 में कंपनी बनाया और उस समय 1616 में जहांगीर का शासक था। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1608 में ही जहांगीर का शासक था, तो 1616 में भी कौन का शासक था? जहांगीर का शासक था। 1620 में कंपनी भारत आ गया और जहांगीर का ही शासक था। तमिलनाडु के ट्रेकोबार 1620 में इन्होंने कंपनी अपनी बनाई। फ्रांस में 1664 में कंपनी बनी। औरंगजेब शासक था, 1667 में कंपनी आई। 3 साल के बाद आई कंपनी, बनने के बाद भारत आई। औरंगजेब ही शासक था। और गुजरात सूरत में 1668 में कंपनी ने फैक्ट्री स्थापित की। गुजरात के सूरत में 1668 में। एक चीज आप नोटिस करिएगा, इसीलिए बार बार यह परीक्षा में पूछा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कंपनी और शासक देखिएगा तो सिकंदर लोदी कंपनी और शासक देखिए। सिकंदर लोदी यहाँ पर भी शासक था जब कंपनी बनी, और सिकंदर लोदी जब भारत आए कंपनी उस समय भी सिकंदर लोदी थे। यहाँ पर अकबर थे, इसीलिए यहाँ पर भी अकबर थे। जब कंपनी बनी तब भी भारत में अकबर का शासक था, जब कंपनी भारत आई तब भी अकबर का शासक था। जब डेनिस का कंपनी बना तो जहांगीर का ही शासक था, और जब भारत डेनिस कंपनी आई तब भी जहांगीर का शासक था। जब फ्रांस में कंपनी बनी तब भी औरंगजेब का शासक था, और जब फ्रांस की कंपनी भारत आई तब पर भी औरंगजेब का शासक था। अंतर कौन सा केवल है? ब्रिटेन का अंतर है शासक। यहाँ आप नोटिस करिएगा कि 1600 में कंपनी बना, लेकिन उस समय अकबर राजा थे भारत में, और जब वह कंपनी 8 वर्षों के बाद 8वें वर्ष में भारत आई 1608 में, तब राजा बदल गए थे, राजा चेंज हो गए थे। राजा अकबर के बाद जहांगीर राजा बने थे। इसीलिए यह पूछा जाता है एग्जाम में, आपको फंसाने के लिए यह एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी सभी सेम है, लेकिन ब्रिटेन का चेंज है, यह ध्यान में आप रखिएगा। यहाँ से आपको 1 नंबर का सवाल बन सकता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के तरफ से प्रथम वास्को डी गामा भारत आया था। उसे स्थानीय शासक समुथरी, जिसको जमेरीन भी बोला जाता है, ने व्यापारिक सुविधा प्रदान किया। पुर्तगाली आगमन के समय दक्षिण भारत में व्यापारिक कार्य अरब के मुसलमानों द्वारा होता था। जब आपको बताएं कि भारत यहाँ है, यहाँ आपका हो गया
पुर्तगाल, स्पेन और यूरोपीय, मान के चलिए यहाँ पर यूरोपीय शासक हो। तो यहाँ से जब व्यापार भारत के द्वारा होता था, तो यहाँ पर आपका मुसलमानों द्वारा होता था, जो कि अरब के मुसलमानों द्वारा व्यापार किया जाता था। तो यहाँ टैक्स भी ज़्यादा लगता था, उधर सामान भी ज़्यादा दाम में बिकता था। जब यह नया रास्ता खोजने लगा, तो डायरेक्ट मुनाफा किसको होने लगा? यूरोपियों को होने लगा। यहाँ सस्ते दाम में भारत में सामान मिलते थे और यूरोपियों में जाकर महंगे दाम में बेचे जाते थे। इसीलिए इस रास्ते से ज़्यादा व्यापार प्रारंभ हो गया नए रास्ते की खोज के बाद। 1499 में वास्को डी गामा भारी मात्रा में काली मिर्च मसालों को लेकर लिस्टन लौटा, जहां पर लिस्टन राजधानी है पुर्तगाल की, जहां इनके व्यापार पर उसे 60 गुना मुनाफा मिला। 1 रुपए का कोई सामान लिया तो उसे 60 रुपए में बेचा गया। समझिए कि वह 60 गुना मुनाफा कमाया। बताए क्यों? क्योंकि यही कारण था, भारत यहाँ है, यूरोपीय देश यहाँ पर है, अरब के देश यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका हो गया अफ्रीका। तो जब यह सर रास्ते से भारत से जब कोई वस्तु लेके जाते थे, तो यूरोप में ज़्यादा महंगे दामों में बिकते थे, और धीरे धीरे यह रास्ता भी बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग देशों के द्वारा टैक्स भी बने जाते थे। और नए रास्ता की खोज के बाद इस रास्ते के द्वारा कोई टैक्स का प्रावधान भी नहीं था, इसीलिए ज़्यादा मुनाफा कमाने लगा यूरोपीय कंपनी। यही होड़बाजी चलती रही सभी कंपनियों के बीच। 1500 ईस्वी में पुर्तगाल कैप्टन पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाज़ों के साथ भारत पहुंचा। उसे व्यापार के दौरान अरब व्यापारी का विरोध झेलना पड़ा। 1500 में पुर्तगाल के कैप्टन पेड्रो अल्वारेज 13 जहाज़ों के साथ पहुंचा था भारत 13 जहाज़ों के पास पहुंचा था। तो पहले तो बताया कि व्यापार तो अरब देशों के साथ होता था। अब इनके द्वारा रास्ता बंद करने पर, टैक्स ज़्यादा लेने पर, जब नए रास्ता की जब यूरोपीय के द्वारा खोज किया गया, तो इनका तो विरोध प्रदर्शन होगा ही कि आप हमारे रास्ते से क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारे रास्ते से व्यापार करिए। और इस रास्ते के अरब के द्वारा यह रास्ता फिर से बंद करने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए इसके बीच क्या हुआ? विरोध प्रदर्शन हुआ। किसका विरोध? यूरोपीय के द्वारा नए रास्ते की जब खोज हुई, इसी रास्ते के लिए अरब के देशों के द्वारा यह रास्ते के लिए विरोध किया गया। सबसे प्रारंभिक व्यापारिक संघर्ष हुआ कब हुआ? 1502 में दोबारा व्यापारिक दल के साथ वास्को डी गामा भारत व्यापार करने पहुंचा। 1498 में भारत आए और फिर 1502 में दोबारा भारत आए। पुर्तगाल ने भारत के साथ नियमित व्यापार स्थापित करने के उद्देश्य से फैक्ट्री की स्थापना की। बताएं कि वह आए 1498 में, उन्होंने फैक्ट्री भी स्थापना की। फैक्ट्री इसलिए बनाया गया क्योंकि हम भारत से लगातार चीज़ों को यूरोप में ले जाकर बेचेंगे और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इसीलिए भारत में अलग अलग जगहों पर फैक्ट्री बनाई गई। पुर्तगाल ने भारत के साथ नियमित, ये तो बता दिए। पहला कोचीन 1503 में फैक्ट्री स्थापना किया गया। दूसरा कन्नूर 1505 में फैक्ट्री बनाया गया। दूसरा कंपनी 1505 में बनाया, पहला कंपनी 1503 में स्थापित कर दिया। व्यापारिक नियंत्रण के उद्देश्य से पुर्तगाल ने भारत में गवर्नर जनरल वायसराय की व्यवस्था की है। अब गवर्नर जनरल वायसराय है क्या चीज? समझिए कि जब भारत में कंपनी को लाया गया, अलग अलग देशों के द्वारा
कंपनी यहाँ पर आई और व्यापार प्रारंभ किया भारत से यूरोप में चीज़ों को जाके बेचने के लिए, तो एक नियमित व्यवस्था के लिए अलग अलग जगह पर जब फैक्ट्री बनाएगी भारत में, तो एक नियमित व्यवस्था के लिए, एक कंपनी के देख रेख के लिए, कंपनी के दायरे में जो भी आएंगे उसके देख रेख के लिए, कंपनी की स्थिति को जानने के लिए और यहाँ से कैसे चीज़ों को ले जाके भारत से यूरोप में ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए, इसके लिए एक कंपनी का हेड बनाया गया जिसे गवर्नर जनरल कहते हैं, जिसे वायसराय कहा जाता था। तो फ्रांसीसी ने फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को बनाया था गवर्नर जनरल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 ईस्वी तक रहे गवर्नर जनरल या वायसराय। अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर भारत आया। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बने? प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन बने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बने। याद रखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप बने प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। प्रथम पुर्तगाल के गवर्नर थे जो फैक्ट्री के देख रेख के लिए थे। अल्मीडा समुद्री व्यापार को नियंत्रित करने का प्रयास किया। अल्मीडा ने जब समुद्री रास्ता खोजा तो समुद्री रास्ते के लिए नियमित व्यापार किस तरह से हो इसके विषय पर काम किया। तो अल्मीडा ने एक नई नीति बनाई जिसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। क्योंकि यदि हम व्यापार में ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे तभी हमारा विकास होगा, और भारत से कितने ज़्यादा मुनाफे कमाएंगे और ज़्यादा मुनाफे में यूरोप में जाके सामान बेचेंगे, इसीलिए अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल किया। तो पहली नीति जो बनाई यही ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। इसके लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल नीति की शुरुआत की। शांत जल नीति के तहत क्या था? कॉर्टेज व्यवस्था। यह व्यवस्था है क्या? इसके तहत हिंद महासागर में व्यापार के लिए व्यापारियों को लेना होता था। व्यापारियों को परमिट लेना होता था। क्या लेना होता था? परमिट लेना होता था और बदले में कुछ शुल्क देना होता था। पहली नीति यह है, जब भारत से यूरोप में व्यापार पहले भी होता था स्थल मार्ग से और कुछ जल मार्ग से, हरमुज जल संधि जो है, और यहाँ पर आपका हो गया अफ्रीका, तो यहाँ भी उस रास्ते को बंद किया गया। उत्तराधिकार और नए नए टैक्स लगाने और अलग राज्यों के बीच उत्तराधिकार नए राज्यों पर चढ़ाई करने के पश्चात यह रास्ते धीरे धीरे बंद हो गए और यहाँ से व्यापार करने के लिए नए रास्ते की खोज हुई। नए रास्ते की खोज हुई तो अब शांत जल नीति की शुरुआत, ब्लू वाटर पॉलिसी की जब शुरुआत हुई तो इसमें भी एक टैक्स का प्रावधान किया गया। शुल्क देना होगा। यदि कोई कंपनी भारत से यूरोप में व्यापार करते हैं नए रास्ते के द्वारा, तो यह तो जलीय मार्ग था। चूंकि यह जलीय मार्ग था तो जिन्होंने यह व्यवस्था लागू किया, यह रास्ता खोजा, उन्होंने यह जारी किया कि हमसे परमिट लेना होगा। परमिट लेने के साथ साथ हमें कुछ शुल्क देना होगा, मतलब हमें कुछ पैसे देने होंगे टैक्स के रूप में। इसी को कॉर्टेज व्यवस्था कहा जाता है। काफिला व्यवस्था, व्यापारिक जहाजों द्वारा समुद्र में सुरक्षा दी जाती थी तथा यह सुनिश्चित किया जाता था कि व्यापार निश्चित स्थान पर ही हो। एक दूसरा नीति काफिला व्यवस्था
कि हम आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे और एक निश्चित स्थान से ही आपका व्यापार होगा। यहाँ से व्यापार भारत से प्रारंभ हुआ तो यहीं से आप व्यापार करेंगे। ये नहीं कि नीति बनाई तो यहाँ से व्यापार करने के लिए आप यहाँ से व्यापार करना प्रारंभ कर दिए। तो यह नीति में साफ-साफ कहा गया कि आपको सुरक्षा प्रदान किया जाएगा, सुरक्षा दी जाएगी, सुरक्षा रखा जाएगा, लेकिन एक निश्चित स्थान के द्वारा ही आपका व्यापार प्रारंभ होगा, लेकिन कुछ शुल्क देना होगा। अल्मीडा को व्यापारिक नियंत्रण के लिए अन्य व्यापारियों से संघर्ष करना पड़ा। अल्मीडा को व्यापारिक नियंत्रण, व्यापार पर नियंत्रण अल्मीडा के द्वारा लगाया गया। अल्मीडा चूँकि उस समय कंपनी का गवर्नर जनरल था। कहाँ का कंपनी का गवर्नर जनरल? हमने आपको अभी बताया कि यह पुर्तगाल का कंपनी का गवर्नर जनरल था। पुर्तगाल का कंपनी का गवर्नर जनरल था और इन्होंने अलग-अलग नीति बनाना प्रारंभ किया, जिसमें एक ब्लू वाटर पॉलिसी था, जिसके तहत कंपनियों को संघर्ष करना पड़ा इस नीति के द्वारा। तो चोल का युद्ध हुआ 1508 में। गुजरात के चोल में अल्मीडा का सामना मिस्र एवं अरब के व्यापारियों से हुआ, क्योंकि व्यापार में यह अलग रूल बनाया गया, अलग नियम बनाया गया अल्मीडा के द्वारा। तो व्यापारियों के बीच तो यह संघर्ष होगा ही, क्यों हम आपको इतने पैसे क्यों दें, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। युद्ध में अल्मीडा की सेना हार गई तथा इसका पुत्र युद्ध में मारा गया। अल्मीडा जो गवर्नर था, इसके जो सैनिक थे ये हार गए और उसका जो पुत्र था युद्ध में मारा गया। द्वीप का युद्ध हुआ 1509 में। एक साल के बाद द्वीप में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात के व्यापारियों की सेना का सामना अल्मीडा की सेना से हुआ। मिस्र के सेना, तुर्की के सेना और गुजरात के सेना। ये आपका भारत हो गया, यहाँ आपका हो गया पुर्तगाल, ये स्पेन, ये इटली, यहाँ पर आपका हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, यहीं पर आपका इजिप्ट, मिस्र है, इधर आपका सऊदी अरब, ईरान, इराक, और इधर तुर्की। तो यहाँ से जब व्यापार बंद हो गया तो इन सबों के बीच भी यह भावना थी कि अलग रास्ता जब खोजा गया पुर्तगाल के द्वारा भारत में जाने के लिए, भारत से व्यापार करने के लिए, तो इसीलिए इन्होंने भी, मिस्र ने भी और तुर्की ने भी अल्मीडा से संघर्ष किया और सेना से लड़ाई की, इसके सेना से, क्योंकि यह भी व्यापारिक उद्देश्य था। अल्मीडा की जीत हुई और इसने इन क्षेत्रों में व्यापारिक नियंत्रण को स्थापित किया, लेकिन इसमें अल्मीडा की जीत हो गई और इन्होंने इस नीति के तहत व्यापारिक में एक नियंत्रण स्थापित कर दिया, जिससे सभी कंपनियों में यह भावना हो गई कि हम आगे इससे, यानी कि आपका पुर्तगाल से कैसे आगे आए, पुर्तगाल को कैसे पराजित करें, यही आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि आखिर भारत में क्यों अलग अलग कंपनी आई और सभी के बीच संघर्ष क्यों स्थापित हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से ये आपका 73वीं बीपीएससी का नोट्स हमने जो परचेज किया है, एडुटेरिया के द्वारा यह चलाया गया है, तो इसको हम जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे।